हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी माई चैनल। आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई में आप लोग व्यस्त हो जाओ। सुबह को प्री का क्लास चल रहा है, 5 बजे इवनिंग में, शाम को मेंस का क्लास चल रहा है। कभी कभी अल्टरनेट होता है, कभी मेंस होता है, कभी सीडीपी की क्लास चल, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट सीडी की क्लास चल रही है। सीडीपी बार बार आता है, ठीक है। तो आप लोग फ्री में जो चीजें मिलती है उसकी कदर नहीं होती, मुझे मालूम है, ठीक है। कि फ्री की चीज तो ये नहीं आ रही, चलो ठीक है, इनका तो है, रोज 10:40 पे आ जा रही है, शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड कर दे रही, कहाँ जाएंगे, इनका तो वीडियो आना ही आना है, ठीक। फ्री की चीजों का कदर नहीं होता, लेकिन आप लोग कदर करना सीख लीजिए। क्योंकि जैसे ही मेरा ऐप बन जाएगा उसके बाद क्या होगा, फिर ये फ्री वाली चीजें, यूट्यूब पे चीजें खत्म हो जाएंगी। फ्री वहां भी है, ये मत सोचना कि मैं पैसे की बात करने लगी, पैसा वहां नहीं है, पैसा फ्री फ्री वहां भी है, लेकिन बदले में एक आपसे सब्सक्राइब चाहिए होगा। आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ मेंस के क्लास में, ये केवल मेंस के लिए है, प्री तो ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल क्या है, हम लोग 125 शब्दों में कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, 2 4 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इधर देख लो, क्वेश्चन ज्यादा ही हैं। देखते हैं हम लोग क्या है, प्रतिक्रिया कैसा है, आप लोग लिख पाते हो नहीं लिख पाते हो। फिर प्री निकल जाएगा तो मैंने आप लोग से जैसा कि प्रॉमिस किया है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी, आप लोग की कापियां मंगवाऊंगी, फिर मैं देखूंगी आप लोग कैसा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ठीक है। ये चीजें तो बाद में होती रहेगी। फिलहाल आप लोग अपने क्लास को शुरू कर दे। जो लोग नए हों उन्हें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिले बेल आइकन प्रेस करने के बाद, ठीक है। आप लोग क्लास को शुरू कर दे। मेंस का क्लास है, क्या है, रक्त अल्पता के कारण तथा उपचार का वर्णन कीजिए। उत्तर आप कैसे लिखेंगे, 125 शब्दों में लिखना है कि रक्त अल्पता है क्या, कारण क्या है और उपचार क्या है। तो आप लिखोगे रक्त अल्पता यानी एनीमिया वह अवस्था है जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। सामान्य से क्या होगा, कम हो जाता है, जिससे शरीर के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। क्यों 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 ऑक्सीजन का अभाव हो गया। आप कहोगे मैम हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन कैसे कम हो रहा है। तो आप कहोगे मैम, आप बताती हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है एक साथ में ऑक्सीजन के 4 अणु को लेकर के चलता है। क्यों, ये मैं बताती हूँ कि नहीं बताती हूँ। तो जी मैम, ये आप बताती हैं कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर के चलता है। तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, जब हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा, तो ये ऑक्सीजन कैसे जाएंगे। ऑक्सीजन किसके माध्यम से जाते हैं, ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से जाते हैं। और जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल ही लो है तो फिर कहाँ से ऑक्सीजन जाएंगे। ये रीजन है कि हमारे ऊतकों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसके प्रमुख कारणों में आयरन हो गया, फोलिक अम्ल हो गया और विटामिन B12 हो गया। फोलिक एसिड क्या है, आप कहोगे विटामिन B9 है। की कमी, अधिक रक्तस्राव यानी अधिक ब्लड बह चुका हो, या तो मासिक धर्म में या चोट में या प्रसव के दौरान, 3 रीजन है अधिक अधिक रक्तस्राव होने के। फिर क्या है, अस्थि मज्जा की खराबी। आप कहोगे मैम यहाँ से अस्थि मज्जा की खराबी कहाँ से आ गई। तो अस्थि मज्जा की खराबी यहाँ पे दिखाई गई है। अस्थि मज्जा ही बोन मैरो है, क्या है, अस्थि मज्जा ही बोन मैरो है। और बोन मैरो का यहाँ से क्या रिलेटेड हो गया मैम, तो बोन मैरो इसलिए यहाँ पे आ गया है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में ही होता है। तो अगर हमारा बोन मैरो ही खराब हो तो वहां पे ब्लड का निर्माण ना हो पाए, इस वजह से भी एनीमिया हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। आप लोग इस क्लास को केवल प्री के मेंस के ही दृष्टिकोण से ना देखा करें। आप लोग इसमें चीजें प्री की ही चीजें तो हैं, यहाँ पे समराइज करके मेंस बना दिया जा रहा है। तो जिनके मन में निगेटिव भावना कि नहीं मैम क्या करने के लिए अभी प्री मेंस चला रही है, मेंस की तो जरूरत ही नहीं है, तो भाई वो अपना ज्ञान अपने पास रखे रहें, ठीक है। मुझे जो करना है मैं वो करूंगी, ठीक, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। परजीवी संक्रमण, हुकवर्म और मलेरिया हो गया तथा दीर्घकालिक रोग शामिल है। इसके लक्षणों में थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना और त्वचा का पीला पड़ना प्रमुख रीजन है। किसके, रक्तल्पता यानी एनीमिया के, ठीक है। अब उपचार क्या है, उपचार के कारण का निवारण आवश्यक है। आयरन, फोलिक अम्ल व विटामिन B12 की पूर्ति करें, यानी इन चीजों को हम अपने डाइट में लेकर के इनका फुलफिल करें जो भी इनकी कमी हुई है, ठीक है। पौष्टिक आहार जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, दालें हो गए, मांस हो गया, अंडा हो गया, इन सबको हम खाएं। गंभीर स्थिति में रक्त भी चढ़ाना पड़ता है, यानी अगर स्थिति बहुत क्रिटिकल हो गई उस समय व्यक्ति को क्या है, ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है। परजीवी रोग का उपचार तथा जीवन शैली में सुधार करना, अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। नियमित जांच और संतुलित आहार से रक्तल्पता से बचाव संभव है। क्या ये चीजें आप लिख पाते,
जो लोग कहते हैं कि मैम अभी मेंस ना लाइए, फरवरी में आप लोगों का मेंस हो जाएगा, और अभी नवंबर दिसंबर में आपका प्री हो जाएगा, तो दिसंबर के बाद क्या जनवरी फरवरी 1 से 1.5 महीना में क्या आप मेंस तैयार कर लेंगे? जो कहता है वो गलतफहमी में जी रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होता है। प्री और मेंस देने वाले बच्चे दोनों साथ साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। एक चीज की तैयारी आप करोगे, प्री तो निकल जाएगा, लेकिन मेंस में लटके रह जाओगे, ठीक है। ये चीजें अनुभव बताता है, मैंने वो चीज किया है तो मैं आपको अपना शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर मैं भी ऐसा ना करी होती तो आज मैं टीचर ना होकर के आज मैं बीओ बनी होती। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि मैंने बीओ प्री का एग्जाम दिया था, लेकिन मेंस का मैंने ऐसे आप लोगों की जैसी गलती की थी कि क्या है कि मैं प्री क्वालिफाई कर लूंगी तो मेंस में लिख लूंगी, मेंस की तैयारी मैं कर लूंगी, और अलग से मेंस की तैयारी करने के लिए मात्र 3 महीने मिले थे, फिर भी मेरे पास 3 मंथ थे, लेकिन कोई अनुभव नहीं था, कुछ नहीं था, कोचिंग मैंने किया नहीं था, इसलिए मेरा मेंस अटक गया, ठीक है। लेकिन आप लोगों का तो मैं कोचिंग भी तो करा रही हूँ, मैं अपना अनुभव भी तो दे रही हूँ, तो आप उसका भरपूर फायदा उठाएं और अपने मेंस के एग्जाम को क्लियर करें, ठीक है। विटामिनहीनता जनित रोगों का वर्णन कीजिए। क्या है विटामिनहीनता जनित रोग? विटामिनहीनता जनित रोग तब होते हैं जब हमारे शरीर में किसी विशेष विटामिन की कमी हो जाती है, जिससे सामान्य शारीरिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, दृष्टि दोष तथा त्वचा शुष्क हो जाती है, यानी स्किन ड्राई हो जाती है। विटामिन बी 1, थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अब अपना भड़ास ना निकालने लगिएगा कि बेरी बेरी के बारे में हम सब लिख दें कि बेरी बेरी 3 प्रकार की होती हैं, विटामिन ए की कमी से ये रोग होते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको एक समय सीमा में बांध दिया गया है कि आपको 125 शब्दों में ही आंसर करना है, तो आपको उस बैरियर का भी ध्यान रखना है जो आपके सामने 125 शब्द दिए गए हैं, इनका भी आपको ध्यान रख करके आंसर लिखना है। बिल्कुल भी अपना भड़ास नहीं निकालना है कि हम इतना तैयारी करके आए, मैं अपने दिल की सारा भड़ास निकाल दूंगी, तो वो एग्जामिनर फिर आपको भड़ास निकाल देगा, ठीक है। ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, कैसे समय में रह करके, कैसे मर्यादा में रह करके आंसर देना है, यही तो मैं करा रही हूँ आप लोगों को, यही तो सिखाने के लिए ला रही हूँ। विटामिन बी 2, राइबोफ्लेविन की कमी से मुख के कोनों पर घाव और जीभ में सूजन हो जाती है, इस तरीके का होठ बनता है। और आप लोग ये मत कहिएगा मैम ऐसा कैसा होठ है, और यहाँ पे जो घाव बन जाता है उसको क्या कहते हैं, कोई बताएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, देखिए अगर आ रहा हो तो। क्यों, ये मेंस का क्वेश्चन है, ये तो प्री का मैंने पूछ लिया ना, बता दो देखिए अगर आ रहा हो तो। अब तब तक मैं आगे बढ़ूंगी, इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगी। विटामिन बी 3, जिन्हें नियासिन कहा जा रहा है, की कमी से पेलाग्रा यानी डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डिमेंशिया होता है। विटामिन बी 12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से रक्तस्राव का होना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में तथा ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में कठिनाई होती है, यानी ब्लड क्लॉट नहीं होता है। इनकी रोकथाम के लिए संतुलित आहार व पूरक आहार की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आप क्वेश्चन लिख लोगे। हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग को आ नहीं रहा, हम लोग को इतनी चीजें ज्यादा आ रही हैं कि वो 200-300 शब्दों में चला जाएगा। क्यों? एम आई राइट? मैं सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? मैं सही कह रही हूँ कि जब हम लोग लिखने बैठेंगे तो थायमीन के बारे में हम जो भी जानेंगे सारी चीजें लिखने लगेंगे। विटामिन सी के बारे में कहाँ से पाया जाता है, क्या होता है, हम लोग इतना कुछ लिख देंगे कि एग्जामिनर को क्या है, आपके पास समय भी तो होना चाहिए, और भी तो क्वेश्चन के आंसर करने आपको कि नहीं करने हैं। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रख करके मेंस का एग्जाम दिया जाता है, और आप लोग मेरे साथ लगे रहोगे तो मेंस में मैं बिना 1 रुपए, मैं कह रही हूँ ना आप लोग से, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मुझे आपका 1 रुपए नहीं चाहिए, ऑलरेडी भगवान ने मुझे दे रखा है। मैं केवल आप लोगों का मैं मार्गदर्शक कर रही हूँ, एक आप लोगों को मैं जरा सा हेल्प कर रही हूँ कि आप ये चीजें कर पाए, आपसे ये चीजें हो पाए, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोगों ने दिया है कि मैम चिलोसिस होता है, इसको क्या कहते हैं, चिलोसिस या किलोसिस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ चलो, क्वेश्चन नंबर 3, संतुलित आहार में सब्जियों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। एक दिन मैंने प्रश्न बना करके मैं लाई थी, ये प्रश्न मैं खुद टाइप करती हूँ। आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 12th की बुक से आप लोगों का क्वेश्चन है, और ये मैं खुद टाइप करके सेलेक्ट करके क्वेश्चन लाती हूँ। तो क्या है, संतुलित आहार में सब्जियों का क्या महत्व है। एक दिन मैंने कराया था कि संतुलित आहार में फलों का क्या महत्व है। अगर इस तरीके से आ जाए तो क्या आप लिखने में सक्षम हो, कैपेबल हो आपकी, मैं लिख सकती हूँ? तो अगर लिख सकती हूँ तो आगे बढ़ो, नहीं तो क्लास करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं लिख सकती हूँ तो भाई 20-25 मिनट का क्लास आ रहा है, आप इसको देख करके एक आइडिया मिल सकती है। अभी तो मैं वीडियो चलाने लगी, यूट्यूब पे कोई भी मेंस में क्लास नहीं चला रहा है, सिंगल मेरे यूट्यूब पे क्लास चल रहा है मेंस में। मेंस का जो लोग क्लास दे रहे हो पैसा ले रहे हैं, और मैं चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ, इसलिए आपको कीमत का एहसास नहीं है, क्योंकि चीजें फ्री में मिल रही है।
तो आप प्रश्न लिखो कि संतुलित आहार में सब्जियों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। कैसे आप लिखोगे? संतुलित आहार में सब्जियां अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं क्योंकि इनमें विटामिन, खनिज लवण, रेशा यानी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक हो गया, मेथी हो गया, सरसों हो गया। अब तो ठंडी आ रही है, मतलब अभी मत कह दीजिएगा मैम कहाँ ठंडी आ रही, मतलब 2-3 महीने बाद मिलने लगेगा। फिर अगस्त खत्म हो रहा है, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, तो फिर क्या है, फिर ये चीजें मिलने लगेंगी। तो उनसे क्या मिलता है हमें? आयरन, कैल्शियम और फोलिक अम्ल का अच्छा स्रोत है जो रक्त अल्पता की रोकथाम में मदद करते हैं। गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च में विटामिन ए और सी होते हैं जो दृष्टि, त्वचा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। फाइबर युक्त सब्जियां पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती हैं और कब्ज से बचाव करती हैं। इसके अलावा सब्जियों में कैलोरी कम होती है जिससे मोटापा नियंत्रित रहता है। ताजी, मौसमी और विविध रंगों की सब्जियां, कलरफुल हमें सब्जी खानी चाहिए। जब भी वेजिटेबल खरीदो, शिमला मिर्च हरी ही नहीं आती है, आप लोग जानते हो, येलो भी आती है, रेड भी आते हैं। तो इन सबको हमें खाना चाहिए क्योंकि कलरफुल सब्जियां खाने से हमारे अंदर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, विटामिन हमारे अंदर आते हैं। दैनिक आहार में सम्मिलित संतुलित पोषण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ये कई चीजें नहीं रिपीट करके खानी चाहिए, चीजें बदल बदल कर खानी चाहिए। आज कभी हरी वाली शिमला मिर्च खा लिया तो कभी येलो वाली तो कभी रेड वाली, इस तरीके से चीजें बदल बदल कर खानी चाहिए। ठीक है। प्रश्न है, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? अगर इस तरीके से प्रश्न है तो आप क्या लिखोगे? उत्तर आप लोग लिखोगे कि भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, ये शरीर को त्वरित और पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंस्टेंट एनर्जी देने वाला, यही कहते हैं ना कार्बोहाइड्रेट को। तो क्योंकि पाचन के बाद ये ग्लूकोज में परिवर्तित होकर कोशिकाओं को ऊर्जा देते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पे देख लो 4.1 और 2 नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आगे लगभग को लगा दिया है। जब भी मैं कहती हूँ डिजिट में आंसर देना हो, आगे पीछे लगभग जरूर होने चाहिए। मैं एक बार नहीं, आप लोग को हर वीडियो में याद दिलाती हूँ। कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से अनाजों में कौन कौन? गेहूं, चावल और मक्का, आलू, शकरकंद, गन्ना, गुड़, फल और कुछ सब्जियों में पाए जाते हैं। इनका उचित मात्रा में सेवन शारीरिक क्रियाओं जैसे चलना, दौड़ना, पाचन, रक्त संचार और मांसपेशियों की गतिविधि के लिए आवश्यक है। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन मोटापा और अन्य रोगों का कारण बन सकता है, जबकि कमी से शरीर में थकान, कमजोरी और ऊर्जा की कमी हो जाती है। अतः संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन स्वास्थ्य हेतु आवश्यक है। इस तरीके से कौन लिख लेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में हाथ खड़ा कर दें, मैं जान लूं कि हाँ कौन है वीर जो लिख लेगा। अब धीरे धीरे आप लोगों का आई थिंक चौथा या पांचवा मेंस का क्लास होगा। थोड़ा बहुत भी आप लोगों के अंदर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं मैम अगर ऐसा आ जाए तो लिख लेंगे? अगर ना आ रहा हो तो कंटिन्यू आप लोग बने रहो। थंबनेल पे लिख करके आता है कि 1 महीने में मेंस लिखना सीखें। 1 महीना जब हो जाएगा, आप लोग के 30 वीडियो हो जाएंगे इस तरीके का, तो आप देखोगे अपने मन से लिखने की कोशिश करिएगा कि आपके अंदर से चीजें निकल रही हैं। अगर निकल रही हैं तो आप गुड कर रहे हैं, अगर नहीं निकल रही हैं तो आपको और थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। तो आप बता दो संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? तो संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर और पर्याप्त मात्रा में पानी उचित अनुपात में उपस्थित हों, जिससे शरीर की ऊर्जा वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य बनी रहे। इससे विभिन्न खाद्य समूह हो जैसे अनाज हो गया, दालें हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, फल हो गया, सब्जियां और वसा स्रोत शामिल होने चाहिए। आप लोगों को जब मैं हमेशा कहती हूँ कि पोषक तत्व जो होगा, तो पोषक तत्व में विटामिन, खनिज लवण, रेशा और पानी को भी माना गया है। आप लोगों को ऐसा भ्रम हो कि केवल आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन है, तो आप बिल्कुल भी रॉन्ग हो। वहां पे मिनरल्स को लेकर के ही 2021 टीजीटी में बवाल हो गया।
उस क्वेश्चन को आप लोग जानते हो कि 2000 किलो कैलोरी पे कितनी फाइबर होना चाहिए, तो 30 ग्राम होना चाहिए। अगर 1000 है तो 15 ग्राम होना चाहिए। उसको लेकर के बवाल हो गया। तो आरडीए में पहली बार जोड़ा गया मिनरल्स को, और वाटर यानी खनिज लवण और रेसा, इन चीज को भी पोषक तत्व माना गया है। बस मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि आप जब भी पोषक तत्व मेंशन करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर को भी इंक्लूड करेंगे। मेरे कहने का बस मतलब इतना ही है, ठीक है। उसको छोड़ करके आप आगे नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे आ जाओ, संतुलित आहार आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, अंगों के सही कार्य में सहायता करता है और रोगों से बचाव करता है। बच्चों में यह शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक है, जबकि वयस्कों में कार्यक्षमता और स्वस्थ बनाए रखता है। संतुलित आहार को नियमित सेवन दीर्घकालिक स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन के लिए अनिवार्य है। ऐसा प्रश्न आप लोग लिख लोगे? क्यों? यहां तक तो चीजें मुझे लग रहा था कि आप लोग लिख लोगे, लेकिन ये चीजें नीचे की कि संतुलित आहार की आवश्यक क्यों है, शायद ये थोड़ा बहुत लिख पाते, नीचे ये कंक्लूजन नहीं लिख पाते, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा। कैसा लग रहा है, मेरी कोशिश कैसी है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। क्या मैं ऐसे बेकार का आप लोगों के लिए मैं ऐसे करती जाऊं मेहनत कि आप लोग बदले में एक लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो इससे मैं भी तो डिमोटिवेट होती हूँ। मेरे पास इतना फालतू का समय थोड़ा है कि मैं दिन भर में आप लोगों को मैं 1.5 घंटा 2-2 घंटा निकाल करके दूं। केवल 1.5 घंटा 2 घंटा तो केवल वीडियो में दिख रहा, उसके पीछे का कार्य कौन करता? मैं ही तो करती हूँ। तो आप लोगों की एक क्लास जाने के पीछे मेरा 3 से 4 घंटा खत्म होता है। आपको मेरे 3 से 4 घंटे के समय का कीमत का अंदाजा होता ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करते, वीडियो को लाइक करते और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जाते, ताकि जिससे मैं मोटिवेट होकर के आप लोगों के लिए और कुछ अच्छा करती, ठीक है। लेकिन आप लोगों को सच में वही चीज है कि मुफ्त में खाने की आदत पड़ चुकी है, ठीक। खैर, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप क्लास को करें, निकले यहां से, मेरा भी टाइम हो रहा है, 16 मिनट ऐसे ही हो चुका है। पेस मेकर के बारे में लिखिए। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि पेस मेकर के बारे में आप लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? पेस मेकर एक चिकित्सीय उपकरण है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह विशेष रूप से उन रोगियों में लगाया जाता है जिनका हृदय बहुत धीमी गति से धड़कता है, जिनकी धड़कन अनियमित होती है। पेसमेकर में एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और बैटरी होती है जो विद्युत तरंगे उत्पन्न कर हृदय की मांसपेशियों को उत्तेजित करती है, जिससे नियमित धड़कन बनी रहती है। यानी जो आपका रेगुलर जो नेचुरल जो हार्ट बीट है, अगर वो नेचुरल मतलब कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, कभी रुक रुक कर हो रहा है, तो ऐसे रुक रुक कर होने से व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो ये अलग से एक पेस मेकर लगा दिया जाता है ताकि आपकी धड़कन जो अनियमित है वो नियमित हो जाए, जो अनकंटिन्यूअस चल रही है वो कंटिन्यूअस हो जाए। इसीलिए क्या करते हैं, पेस मेकर लगाते हैं, ठीक है। इसे सामान्यतः छाती की त्वचा के नीचे प्रत्यारोपित किया जाता है, यानी आपके हार्ट में लगाया जाता है, और तार यानी लीड हृदय के भीतर तक पहुंचाई जाती है। जिनको लगा होगा बहुत ही कष्टदायक चीज होगी, ठीक है। आप लोग पढ़ करके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आधुनिक पेसमेकर स्वचालित रूप से हृदय की जरूरत के अनुसार धड़कन की दर को समायोजित कर सकते हैं। यानी जो आधुनिक रूप से पेसमेकर आया है वो स्वचालित है, वो हृदय के हिसाब से, अगर आपका हृदय ठीक ठाक काम कर रहा है तो अपने आप को कम कर लेगा, और अगर आपका हृदय नहीं सही से काम कर रहा है तो अपने आप को हृदय के बराबर 72 मिनट, जो भी 1 मिनट में 72 बार होता है, तो उस चीज को कंटिन्यूअस कर देगा, समायोजित कर सकते हैं। पेसमेकर से हृदय रोगियों की कार्यक्षमता, जीवन की गुणवत्ता और जीवन की प्रत्याशा में सुधार होता है, ठीक है। यानी अगर व्यक्ति की क्या है लाइफ थोड़ी सी कम हो तो पेसमेकर लगाने से उनका जीवन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यह कार्डियक देखभाल में एक महत्वपूर्ण खोज है। क्या है? कार्डियक देखभाल, यानी हार्ट के लिए। जहां जहां कार्डियो शब्द जुड़ता है क्या है, हार्ट से संबंधित है ना। जहां जहां ऑस्टियो होगा वहां किससे होगा, आप लोग बताएं। जहां जहां हिपेट होगा वो किससे होगा, 2 का आंसर करें। प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का वर्णन करें। आप इसका आंसर दे सकते हैं। 125 शब्द में मैं सब लेकर के आई हूं। अब मैं सोच रही हूं एक दिन 25 शब्द में ले आऊं, एक दिन 200 शब्द में ले आऊं, ठीक है। ऐसा मैं कुछ करके लाऊंगी। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का वर्णन करें, तो आंसर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मानव शरीर में रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन जो होगा हृदय, रक्त और रक्त वाहिनियों की सहायता से होता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है,
मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हार्ट का काम क्या है, तो आप कभी भी नहीं बोलोगे कि ब्लड को शुद्ध करना हार्ट का कार्य है। ब्लड को शुद्ध करना यानी प्योर करना ये लंग्स का कार्य होता है। सॉरी, ये हमारे फेफड़े का कार्य होता है, ना कि हार्ट का। हार्ट का हमारे कार्य क्या है? ब्लड को पंप करना। तो जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को धमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है और ऑक्सीजन रहित रक्त को शिराओं द्वारा पुनः हृदय में लाता है। हृदय से फेफड़ों की ओर जाने वाले परिसंचरण को फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, जिसमें रक्त फेफड़ों में जाकर ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? छोड़ देता है। हृदय से शरीर के अंगों तक और वापस आने वाले परिसंचरण को सामान्य परिसंचरण यानी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया शरीर को ऑक्सीजन, पोषक तत्व और हार्मोन उपलब्ध कराती है तथा अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद करती हैं। नियमित रक्त परिसंचरण जीवन के लिए अनिवार्य है। आप भी जानते हो, अगर कंटिन्यूअस हमारे ब्लड में संचरण ना हो तो क्या हो जाता है? व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक पड़ जाता है, लकवा मार जाता है, फालिज मार जाता है। तो इन सारे चीज से इससे होता है। अगर ब्लड सर्कुलेट ना हो तो देख ले कितना प्रश्न बचा है। 1 2 3 4 5। इस 5 प्रश्न को मैं रहने देती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं करके लाऊंगी, ठीक है? क्योंकि समय ज्यादा हो गया, मेरे पास समय का बहुत अभाव होता है, ठीक है? तो फिलहाल क्या करते हैं, वीडियो को यहीं मैं क्लोज कर देती हूँ। आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, ठीक है? कभी कभी तो गुस्सा बहुत लगता है, मैं गुस्से में कुछ भी बोल जाती हूँ, मेरे बातों को दिल से ना लगाएं। लेकिन हाँ, आपसे इतना तो कहूंगी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है? वीडियो को लाइक करें और जो बिना शेयर किए जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करके जाया करें, ठीक है? फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।